नमस्कार दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज कुछ वैकेंसीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि रेलवे डिपार्टमेंट ने जूनियर इंजीनियर्स और पैरामेडिकल कैटेगरी की पोस्टें निकाली हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमें पोस्ट कोड का पता होना चाहिए। पोस्ट कोड है 25/30, ये हमारा पोस्ट कोड है RRB। और रेलवे क्या होता है, जो रेलवेज़ होती है, रेलवे ऑल जोन, जैसे कि पूरे भारत में जो रेलवे हैं उसके जोन्स बने हुए हैं, तो वो हर एक जोन में एक एक दो वैकेंसीज़ हैं, हर एक नेम ऑफ पोस्ट की। देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट हैं। सबसे पहले पोस्ट है ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। कार्डिक टेक्नीशियन की 4 हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की 7 है। डाइटिशियन की 2, डाइटिशियन लेवल 7 3। और स्टाफ नर्स की सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज आती है ना मेडिकल में, पैरामेडिकल में, वो स्टाफ नर्स की आती है। डेंटल हाइजीनिस्ट की 3 है। डायलिसिस टेक्नीशियन 20। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 132। लैब सुपरिटेंडेंट ग्रेड 3 27। ऑप्टोमेट्री 4। परफ्यूनिस्ट 2। एंड जो हमारी जो वैकेंसीज हैं वो हैं फिजियोथेरेपिस्ट। वी आर फिजियोथेरेपिस्ट, सो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट वैकेंसी है। 20 वैकेंसी हैं, और ये वैकेंसी जो 20 हैं ये अलग अलग जोन्स में है, एक एक दो दो आपको मिलेंगी। फार्मासिस्ट ग्रेड 3 246। रेडियोग्राफर 64। स्पीच थेरेपिस्ट 1। ECG टेक्नीशियन 13। लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 94। फील्ड वर्कर 19। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ओनली 2। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 3 एंड कैथ लैब टेक्नीशियन 2। टोटल वैकेंसी जो हैं वो 1350 हैं। अब इसमें ये देखने वाली बात है कि जो फॉर्म फिल होगा वो जुलाई टू सितंबर होगा। आप एक बार 1 जुलाई को रेलवे की वेबसाइट एक बार चेक कर लेना, नोटिफिकेशन कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने लगे हैं या नहीं लगे हैं, कब से शुरू होंगे, पर जुलाई से सितंबर की इन्होंने डेट दी है। और ये एग्ज़ाम जो होगा ये CBT एग्ज़ाम होगा। कंडक्टिंग CBT शैल बी टेकन बाय RRB। ऑनलाइन फॉर्म फिल होंगे जुलाई टू सितंबर, और CBT एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इस में सिर्फ यही गिवन है। अब आगे कर लेते हैं कि कौन सी पोस्ट पे कितनी क्वालिफ़िकेशन मांग रखी है इन्होंने, कितनी एज क्राइटेरिया है, इवन जो SC OBC की फ़ी है वो कितनी है, सिलेबस आपका क्या रहेगा, कौन कौन इसको कैंडिडेट भर पाएगा। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए तो थोड़ी सी हर एक कैंडिडेट के लिए ये पोस्ट ठीक नहीं है, क्योंकि पोस्ट तो ठीक है पर फिजियोथेरेपिस्ट में क्या इन्होंने मांग रखा है, बैचलर डिग्री मांग रखी है, और साथ में 2 ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग रखा है, एटलीस्ट 100 बेडेड का। तो मेरे को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कुछ बच्चे ही जो गवर्नमेंट और प्राइवेट मल्टी स्पेशल बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जो लगे हैं वही इन पोस्टों को भर पाएंगे, और जो अपना क्लिनिक किए हुए हैं, खुद का क्लिनिक रन कर रहे हैं, उनके लिए वो कैसे भर सकते हैं। आप ये देखना 22 पोस्टें हैं, उन 22 पोस्ट में से हर किसी का सिर्फ एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, या फिर किसी का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मांगा गया। एटलीस्ट 100 जो बेडेड है ना वो सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट में ही मांगते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा ये लोग करते हैं। ये नहीं, कई बार जब से मैंने फॉर्म अपने भी एग्ज़ाम दिए हैं, बहुत बार ऐसा ही हुआ है कि 100 बेडेड आने के बाद बहुत बच्चे स्क्रीनिंग में आउट हो जाते हैं, वो एग्ज़ाम ही नहीं दे पाते हैं। चलो कोई बात नहीं, एम्स के हैं अभी
अभी और 2 एम्स हैं, एम्स में वैकेंसी आएंगी। अपनी बस तैयारी आप बनाए रखो। और अगर 100 बेडेड का किसी के पास भी एक्सपीरियंस है तो ज़रूर लगाओ। 1 ईयर का भी एक्सपीरियंस है वो भी लगाओ। चलिए अब करते हैं हम बात इसी फॉर्म में, और हमें अपने एग्ज़ाम की तैयारी को कैसे करना है वो देख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे रिक्रूटमेंट है आरआरबी की, उसी की हाइलाइट्स देख लेते हैं। देखिए इन्होंने एप्लीकेशन स्टार्ट डेट मिड जुलाई, अगर 1 जुलाई को अगर वेबसाइट पे कुछ नहीं मिलता है तो जुलाई टू सितंबर आपको मिल जाएगा। लास्ट डेट टू अप्लाई लास्ट वीक ऑफ सितंबर। एग्ज़ाम लेवल जो है ये नेशनल होगा। एलिजिबिलिटी डिफर अलोंग विद द पोस्ट। एग्ज़ाम स्टेजेस सीबीटी, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपकी ज्वाइनिंग। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन रिलेवेंट डिसिप्लिन एज स्पेसिफाइड। ऑफिशियल वेबसाइट इनकी ये है www.indianrailway.government.in। अब कर लेते हैं बात। देखिए ये बता रहे हैं कि जो एप्लीकेशन स्टार्ट है डेट है वो मिड जुलाई है। लास्ट डेट टू अप्लाई लास्ट वीक ऑफ सितंबर। एडमिट कार्ड रिलीज डेट 10 डेज बिफोर द एग्ज़ाम। सीबीटी डेट लास्ट वीक ऑफ नवंबर, ठीक है। सीबीटी जो डेट आएगी वो नवंबर में आ जाएगी। एग्ज़ाम की जो डेट है वो नवंबर में हो जाएगा आपका एग्ज़ाम। तो अब आपको क्या करना है, कई बार ऐसा होता है कि हम वैकेंसी देख लेते हैं पर कुछ दिन बीत जाने के बाद हमें याद नहीं रहता, क्योंकि आप वर्किंग होंगे। तो आप क्या करो, 3 डेट डाल लो, एक 5, एक 10 और एक 15, ठीक है। इन डेट पे आप अलार्म डाल लो कि आरआरबी का फॉर्म फिल करना है। तो आपका जो अलार्म है वो आप बज जाएगा और आप उसको देख के अपने फॉर्म को चेक कर सकते हैं। ये उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो वर्किंग में होते हैं और उनको याद नहीं रहता, सच में ही नहीं रहता काम में। और फिजियोथेरेपिस्ट तो वैसे ही जब शाम होती है तो थक जाते हैं बिल्कुल ही, मैं समझ सकती हूँ। तो आप ऐसे ये रिमेंबर के लिए, अपने फॉर्म को रिमेंबरिंग देने के लिए ये डेट पे इन डेट पे आप अपना वो अलार्म लगा दो। और फिजियोथेरेपिस्ट ही नहीं, नर्सिंग है, जितने जो भी कैंडिडेट मेरी वीडियोस को देख रहा है, ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है अलार्म सेट करने का। बाई चांस आप भूल जाते हैं तो एटलीस्ट जब 2-3 बार अलार्म बजेगा तो आपको वापस ही वो चीज़ याद आ जाएगी और आप अपना अच्छे से अपना वर्क, अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब करते हैं, देखो वैकेंसीज मैंने आपको बता दी हैं, कौन कौन सी वैकेंसी कितनी है। अब चलते हैं पेमेंट पे। फ़ी पेमेंट में क्या होगा, डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई कर सकते हैं। जनरल अदर बैकवर्ड क्लास अमाउंट पेड होगी 500 एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। रिफंडेबल जो अमाउंट होगी वो 400 होगी, और सबके लिए नहीं होगी, ये सिर्फ उन कैंडिडेट के लिए होगी जो कैंडिडेट अपीयर होंगे, जो पास होंगे, ठीक है, उनको 400 रुपये वापस मिल जाएंगे। नोट देख लेते हैं इन्होंने नोट क्या दिया है। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी नीड टू पे 500 इनिशियली upon appearing for the CBT. 400 out of this amount will be refunded to them. SC/ST को भरने होंगे 250 रुपये, ठीक है, और 250 रुपये ही रिफ़ंड हो जाएंगे कैंडिडेट के, जो कैंडिडेट अपीयर होंगे।
अब कर लेते हैं पोस्ट एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज। डाइटिशियन की एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी प्लस 3 मंथ इंटर्नशिप और बीएससी होम साइंस, एमएससी होम साइंस। एज लिमिट 18 to 33 ईयर्स। स्टाफ नर्स बीएससी नर्सिंग। देखो जहाँ और आ जाता है, ये ना सारी चीज़ें नॉलेज की होती हैं। कई बार कैंडिडेट्स को बहुत सारे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, उनको नॉलेज नहीं होती है। ये जो और होता है ना, और का मतलब ये होता है कि या तो बीएससी की हो, पीजी डिप्लोमा इन डाइटिक्स प्लस 3 मंथ इंटर्नशिप हो, या फिर एमएससी कर रखी हो किसी ने, एमएससी होम साइंस कर रखी हो, बीएससी एमएससी और फूड एंड न्यूट्रिशन से की हो। तो और का मतलब ये है कि या तो ये हो, ये वाले बीएससी वाले हो, या फिर बीएससी होम साइंस वाले हो। ऐसे ही उसकी बीएससी नर्सिंग और सर्टिफिकेट एज ए काउंसिल रजिस्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जीएनएम 3 इयर्स की जो जीएनएम होती है वो। एज है 20 to 40 ईयर्स। डेंटल हाइजीनिस्ट डिग्री इन साइंस और डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स 2 इन डेंटल हाइजीन प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस एज ए डेंटिस्ट 18 to 33 ईयर्स। डायलिसिस टेक्नीशियन बीएससी विद ए डिप्लोमा इन हेमोडायलिसिस प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस 20 to 33 ईयर्स। एक्सटेंशन एजुकेटर ग्रेजुएशन इन सोशल वर्क, सोशोलॉजी, कम्युनिटी एजुकेशन प्लस 2 ईयर डिप्लोमा इन हेल्थ एजुकेशन 22 to 35 ईयर्स। ऑप्टोमेट्री बीएससी इन ऑप्टोमेट्री और डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, या तो बीएससी ऑप्टोमेट्री हो या डिप्लोमा ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन 3 to 4 ईयर्स प्लस काउंसिल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए 18 to 33 ईयर्स। परफ्यूनिस्ट की है बीएससी विद डिप्लोमा इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, बीएससी प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस एज ए कार्डियोपल्मोनरी पंप टेक्नीशियन 21 to 40 ईयर्स। फिजियोथेरेपिस्ट की है बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी प्लस 2 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। देखो अब ये देख लेना, 2 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो लिख दिया है। फिजियोथेरेपी फ्रॉम ए गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल। जो दूसरा नोटिफिकेशन था उसमें एटलीस्ट 100 बेडेड भी दिया हुआ है। इसको और अच्छे से मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगी, और जब इसका दोबारा से नोटिफिकेशन आएगा पूरा, उसमें गिवन होगा कि 100 बेडेड वाला हॉस्पिटल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैंने एक जगह देखा था कि उसमें लिखा हुआ था एटलीस्ट 100 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए। एज है 18 to 33 ईयर्स। रेडियोग्राफर 12th विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी, एक्सरे टेक्नीशियन, साइंस ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी 19 to 33 ईयर्स। स्पीच थेरेपिस्ट 12 ग्रेजुएशन साइंस सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन ईसीजी लेबोरेटरी टेक्नीशियन प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस 18 to 33 ईयर्स। लेडी हेल्थ विजिटर बीएससी नर्सिंग सर्टिफिकेट इन लेडी हेल्थ विजिटर 18 to 33 ईयर्स। लैब असिस्टेंट ग्रेड 12th विद साइंस और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी 18 to 33 ईयर्स। फार्मासिस्ट ग्रेड 3rd 12 इन साइंस, डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी 20 to 35 ईयर्स। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3rd बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, साइंस डिप्लोमा डीएमएलटी 18 to 33 ईयर्स। अब हम बात कर लेते हैं जो एग्ज़ाम होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इसमें सिर्फ यही है बता रखा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका देखिए इसमें ये दिया हुआ है, दिया हुआ है ड्यूरिंग
Document verification. Candidate need to present original document to verify their eligibility criteria, education qualification, age, caste category and other relevant document as specified in the requirement notification. जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है वही ये उन्हीं के ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे ले जाने हैं और आपको वेरीफाई करवाने हैं. मेडिकल फिटनेस टेस्ट. आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है. वो मेडिकल में ही वो अपने आप बता देंगे, ठीक है. और फिर उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी. फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद देखो मेडिकल फिटनेस टेस्ट में अलग अलग के टेस्ट क्राइटेरिया होते हैं, मेडिकल वाले भी, ठीक है. वो देख के तब ही ये अपनी एक मेरिट लिस्ट निकालेंगे. फाइनल merit list will be prepared based on the performance of candidate in the CBT eligibility as per document verification and medical fitness criteria. Candidates who are included in the final merit list will be offer appointment letters for the respective paramedical posts in Indian Railway. अब देख लेते हैं एग्ज़ाम ड्यूरेशन कितनी होगी. 90 मिनट मिलेंगे आपको, ठीक है. कितने मिनट मिलेंगे? 90 मिनट्स. 90 मिनट्स मीन्स 130, 1.5 घंटा आपको मिलेगा. और आपको जो PWD कैंडिडेट हैं उनको मिलेंगे 120 मिनट, ठीक है. 120 मिनट उनको मिलेंगे. तो कितने हो गए? 2 आवर्स हो गए. 2 आवर्स मिलेंगे PWD कैंडिडेट को और 130, 1.5 घंटा मिलेगा नॉर्मल कैंडिडेट को. अब PWD वाले कैंडिडेट ज़रा ध्यान से सुने मेरी बात, क्योंकि मैं अब की बार UGC एग्ज़ाम देने गई थी, जिस एग्ज़ाम के मारे मैंने खुद भी अपने चैनल पे ना वीडियोज़ नहीं बनाई, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी लॉस हुआ और मैं एग्ज़ाम देने भी गई और एग्ज़ाम कैंसिल हो गया. तो कितना बड़ा दुख होता है जब एक पेपर देने जाता है कैंडिडेट और वो कैंसिल, घर आने से पहले ही कैंसिल हो जाए, तो बड़ी दुख की बात होती है ये. सो वो कैंडिडेट अब की बार देख लें. मेरे रूम में एक PWD कैंडिडेट थे. उन्होंने एग्ज़ामिनर को बोला कि मैम मैं PWD में आती हूँ, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए. उसमें लिखा होता है कि 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे PWD कैंडिडेट को, बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो पर्सन्स होते हैं उनको. तो फिर उन्होंने क्या बोला कि पहले आप अपना सर्टिफिकेट दिखाएं और फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, वरना हम आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे. जो PWD वाले कैंडिडेट हैं, देखो कुछ ना कुछ नया मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है. हर एक वीडियोज़ में कुछ ना कुछ आपको मेरी वीडियोज़ में कुछ नया ही सीखने को मिलेगा. तो जो PWD कैंडिडेट हैं, प्लीज़ वो अपने साथ फ़ोटोकॉपी तो लेके जाएं. जैसे कि 40% से नीचे या अबव जो कैंडिडेट होते हैं जिनका इनका सर्टिफिकेट बना होता है, वो अपने सर्टिफिकेट को साथ लेके जाएं. ओरिजिनल लेके जाएं तो बहुत अच्छी बात है, वरना फ़ोटोकॉपी तो आपके पास होनी चाहिए. और अपने रिपोर्टिंग टाइम से 10 मिनट पहले आप वहाँ पे ज़रूर पहुँचें. रिपोर्टिंग टाइम पे ज़रूर पहुँचें और वहाँ बताएं एग्ज़ामिनर को, एग्ज़ाम शुरू होने से पहले बताएं कि मैं कैंडिडेट PWD का हूँ, ठीक है, और मुझे इतने चाहिए. तो वो क्या करते हैं उस सर्टिफिकेट को, क्योंकि अगर एग्ज़ाम के बीच में 1.5 घंटे का एग्ज़ाम है, उसी के बीच में आप बोलोगे तो क्लास भी डिस्टर्ब होती है और आपका टाइम भी वेस्ट होता है.
तो आपको क्या करना है, आप 10 मिनट पहले जाएं, अपने एग्ज़ाम रूम में बैठें। बैठने के बाद आप अपने एग्ज़ामिनर को बताएं, अपना सर्टिफिकेट निकाल के दें, और फिर वो क्या करेगा, वो जो एग्ज़ाम को होल्ड करते हैं, एग्ज़ाम को करवाते हैं, उनके पास आपका सर्टिफिकेट ले जाया जाएगा। फिर वो बोलेंगे कि इनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए, तब आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट वाली बात है, इसको अपने ध्यान में रखना है। क्वेश्चन फॉर्मेट अब देख लेते हैं, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा। क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे और 30 क्वेश्चन आपके अदर्स होंगे, नॉन सब्जेक्ट होंगे। सब्जेक्ट कवर ये दिया हुआ है, आगे मैं और भी बता दूंगी। रिलेटेड सब्जेक्ट हो गया, कवर सब्जेक्ट लाइक प्रोफेशनल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक, इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड जनरल साइंस। देखिए जनरल साइंस के बारे में मैंने बताया था, बच्चे बोल रहे थे मैम आरआरबी के रेलवे का एग्ज़ाम के बारे में कुछ बताओ कुछ बताओ। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप सिंपल से जो 11th 12th के 10th के साइंस में डीएनए टॉपिक्स बता देती हूँ। अगर कोई कैंडिडेट अभी शुरू कर रहा है तो वो ये टॉपिक्स ज़रूर कर लें। डीएनए, आरएनए, रिप्लिकेशन, इनहेरिटेंस, सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, मसल सेल स्ट्रक्चर हो गया, और थ्योरीज हो गई, ये ज़रूर कर लें। जनरल फिजिक्स कर लें और केमिस्ट्री कर लें। इसी में आपके 7-8 क्वेश्चन आराम से ठीक हो जाएंगे। क्योंकि मैंने एक बार पटना आरआरबी पटना एग्ज़ाम दिया था, उसमें ऐसा हुआ था कि बहुत क्वेश्चन 11th 12th के आए हुए थे। अब कर लेते हैं मार्किंग स्कीम। देखो अगर आप अपनी नॉलेज को शुरू से ही लेके चलेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, और उसी पैटर्न से आपको अपने स्टडी को स्मार्ट तरीके से ही लर्न करना है, पढ़ना है, अपना टाइम देना है। तो 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या है, जब आप 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका जो एक क्वेश्चन ठीक है ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3 मार्क आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अब चलते हैं हम 10 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन सब्जेक्ट के हो गए, 10 जनरल अवेयरनेस, 10 अर्थमेटिक, 10 इंटेलिजेंट रीजनिंग एंड 10 साइंस। तो टोटल क्वेश्चन है 100 और मार्क्स 100। अब कर लेते हैं सिलेबस। सबसे बड़ी अच्छी बात है यही कि सिलेबस जब गिवन होता है तो आराम से हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अर्थमेटिक में मैं साथ के साथ इम्पोर्टेंट बता देती हूँ इसमें क्या क्या आ सकता है।